1940 जून, जर्मन सेना ने केवल 5 हफ्तों में फ्रांस पर तेजी से कब्जा कर लिया, जिससे विश्लेषक दशकों तक इस बात को लेकर उलझन में रहे कि यह तीव्र पतन कैसे हुआ। पेरिस में एफिल टावर पर नाजी झंडे लहरा रहे थे और लंदन में विंस्टन चर्चिल भूमिगत युद्ध कक्षों में बैठकर एक ऐसे फैसले पर विचार कर रहे थे जो किसी भी ब्रिटिश नेता के लिए अब तक का सबसे अकेला फैसला था। उन्होंने जो संदेश पढ़ा वह एक उत्तर की मांग कर रहा था। मार्शल फिलिप पेतेन, जो अब 84 वर्ष की आयु में फ्रांस के प्रधानमंत्री थे, वर्दन के नायक रहे थे, जर्मनी से युद्धविराम का अनुरोध कर रहे थे, कभी ब्रिटेन का प्रमुख सहयोगी रहा। फ्रांस आत्मसमर्पण कर रहा था। चर्चिल को यह तय करना था कि उन्हें जाने दिया जाए या अंत तक लड़ने के लिए मजबूर किया जाए। उनके अगले शब्द यह तय करेंगे कि ब्रिटेन अकेले लड़ेगा या हिटलर के खिलाफ युद्ध। उसी गर्मियों में बातचीत के जरिए युद्धविराम के साथ समाप्त होगा। फ्रांस के बिना ब्रिटेन एक महाद्वीपीय सेना से वंचित था, जिसमें व्यवहार्य जीतने की रणनीति और अस्तित्व की भविष्यवाणी करने के लिए कोई तार्किक आधार नहीं था। आसन्न आपदा हफ्तों से बढ़ रही थी, लेकिन 16 जून को चरमोत्कर्ष बिंदु पर पहुंच गई और चर्चिल के शब्दों को समझने के लिए किसी को यह समझना होगा कि वह क्या विफल करना चाहता था। 5 हफ्ते पहले 10 मई को चर्चिल के प्रधानमंत्री की भूमिका संभालने के साथ ही जर्मनी ने आर्डेन के जंगल के माध्यम से अपना आक्रमण शुरू किया। फ्रांसीसी हाई कमान ने आर्डेन को टैंक आंदोलनों के लिए अनुपयुक्त माना था। हालांकि उन्होंने गलती की। 4 दिनों के भीतर जर्मन टैंक सेडान में घुस गए, एक ऐसा स्थान जहां फ्रांस को 1870 में अपमान का सामना करना पड़ा था। क्वाई डियोर से की एक खिड़की के पास खड़े होकर प्रधानमंत्री पॉल रेनॉड ने नीचे आंगन में अलाव से उठता धुआं देखा, जो जर्मन आक्रमण के 6 दिन बाद फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय द्वारा अपने अभिलेखों को नष्ट करने का संकेत था। रेनॉड ने उनसे कहा, हम हार गए हैं, हम युद्ध हार गए हैं। प्रधानमंत्री के रूप में अपने 6ठे दिन चर्चिल ने सामरिक रिजर्व के स्थान के बारे में पूछताछ की। प्रमुख युद्धों के दौरान जवाबी हमले के लिए आरक्षित डिवीजनों का एक समूह फ्रांसीसी कमांडर इन चीफ जनरल मॉरिस गामेला ने संक्षेप में उत्तर दिया, कोई नहीं है। इस रहस्योद्घाटन ने चर्चिल को अवाक कर दिया, जैसा कि उन्होंने बाद में अनुस्वर दस्तावेज में दर्ज किया। फ्रांसीसियों ने प्रारंभिक रक्षा में अपने सभी संसाधन खर्च कर दिए थे और एक बार जब यह टूट गया तो कुछ भी नहीं बचा, ना कोई रिजर्व, ना कोई आकस्मिक योजना और ना ही कोई रणनीतिक हराई। यूरोप की सबसे बड़ी सेना पिछले युद्धों के लिए तैयार की गई थी और एक ऐसे विरोधी के सामने टूट रही थी जिसने युद्ध के नए सबक सीखे थे। चर्चिल ने उस क्षण हार मानने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने पूरा 1 महीना इंग्लैंड और फ्रांसीसी मुख्यालयों के बीच आवाजाही करते हुए, संकट बैठकों में भाग लेते हुए, फ्रांस के संकल्प को मजबूत करने का प्रयास करते हुए बिताया, क्योंकि यूरोप में अनुस्वर उनकी सैन्य स्थिति अपरिवर्तनीय रूप से बिगड़ती जा रही थी। उत्तरी फ्रांस में फंसे ब्रिटिश अभियान बल को 26 मई से 4 जून तक डनकर्क से निकाला गया। कुल 338,000 सैनिक सुरक्षित इंग्लैंड लौट आए, जिनमें 123,000 फ्रांसीसी सैनिक थे। यह सहजता का एक चमत्कार था। नागरिक चैनल के पार जर्मन गोलाबारी का सामना कर रहे थे, लेकिन यह एक परित्याग का भी संकेत था। ब्रिटेन ने महाद्वीप से अपने सैनिकों को निकाल लिया था। हाँ, और फ्रांस को जून की शुरुआत में इसका एहसास हुआ। इस समय तक फ्रांसीसी सरकार 2 गुटों में विभाजित हो चुकी थी। रेनॉड और कुछ अन्य लोगों ने निरंतर लड़ाई की वकालत की, संभवतः उत्तरी अफ्रीका में, जहां फ्रांस के पास अभी भी पर्याप्त सैन्य शक्ति और क्षेत्र थे।
मार्शल पेटेन और जनरल मैक्सिम वेगन, जिन्होंने गमेला से सेनापति का पदभार ग्रहण किया, ने आगे की लड़ाई को निरर्थक और लापरवाह ही भरा माना। फ्रांस की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। प्रत्येक लंबी लड़ाई के साथ और अधिक शहर नष्ट होते जा रहे थे, नागरिक मारे जा रहे थे और भूदृश्य उजड़ रहे थे। 1916 में वर्दन के युद्ध के दौर हान अपने वीरतापूर्ण कार्यों के कारण सरकार में एक सम्मानित व्यक्ति पेटेन जर्मनों द्वारा फ्रांस को विनाश से बचाने में सफल रहे थे। 84 वर्ष की आयु में खाइयों से बचे कई फ्रांसीसी सैनिक उन्हें एक पूजनीय पिता के रूप में देखते थे। जब उन्होंने अपनी राय व्यक्त की तो लोगों ने ध्यान दिया। पेटेन का संदेश, जो शुरू में शांत लेकिन बाद में अधिकाधिक स्पष्ट होता गया, यह था कि फ्रांस के पूर्ण विनाश से पहले शांति स्थापित करना आवश्यक है। चर्चिल इस बात से अवगत थे और फ्रांसीसी सरकार के विभाजन और रेनॉड की कमजोर स्थिति को समझते थे। 11 जून को वे सर्वोच्च युद्ध परिषद की बैठक के लिए पेरिस के दक्षिण में स्थित ब्रायर गए। बातचीत गंभीर थी। वेगन ने सैन्य परिदृश्य को पूरी ईमानदारी से प्रस्तुत किया। शुरुआत में फ्रांस ने 94 डिवीजन तैनात किए थे, लेकिन अब केवल 65 ही बचे थे, जो 151 सिद्ध श्रेष्ठ जर्मन डिवीजनों का सामना कर रहे थे। फ्रांस का युद्ध समाप्त हो चुका था। अब बस एक ही सवाल बचा था कि अंत तक इसकी अवधि क्या होगी। चर्चिल ने उन्हें प्रेरित करने का प्रयास किया। उन्होंने ब्रिटेन के युद्ध जारी रखने के संकल्प, अंततः आने वाली संभावित अमेरिकी सहायता और घटनाक्रम बदलने की संभावना का जिक्र किया। हालांकि उन्होंने उन सैनिकों को संबोधित किया जिन्होंने अपनी सेना को बिखरते देखा था, दक्षिण की ओर भागते शरणार्थियों से भरे राजमार्गों को देखा था और जानते थे कि पेरिस 3 दिन पहले ही हार मान चुका था। फ्रांसीसी जनरलों ने विनम्रता से उनकी बात सुनी। फिर उन्होंने युद्धविराम पर चर्चा फिर से शुरू की। चर्चिल ने एक आखिरी कोशिश की। 16 जून को, जब रेनॉड की सरकार संकट के कगार पर थी, ब्रिटिश कैबिनेट एक उल्लेखनीय प्रस्ताव पर सहमत हो गई। फ्रांस और ब्रिटेन का एक व्यापक विलय कोई समझौता या सहयोग नहीं, बल्कि एक एकीकरण, एक राष्ट्र, एक प्रशासन, साझा नागरिकता, संयुक्त सैन्य बल। प्रत्येक फ्रांसीसी नागरिक ब्रिटिश नागरिक होगा। इसके विपरीत प्रत्येक ब्रिटिश नागरिक फ्रांसीसी नागरिक होगा। दोनों देश अब अलग अलग संस्थाओं के रूप में अस्तित्व में नहीं रहेंगे। यह कठोर, असाधारण और संभवतः अव्यावहारिक था, लेकिन यह चर्चिल का अंतिम उपाय था। यदि फ्रांस और ब्रिटेन एक ही राष्ट्र होते तो फ्रांस स्वतंत्र रूप से आत्मसमर्पण नहीं कर सकता था। युद्ध ब्रिटेन और फ्रांसीसी उत्तरी अफ्रीका से एक एकीकृत प्रयास के रूप में जारी रहेगा। प्रस्ताव बोर्डो भेजा गया, जहां फ्रांसीसी सरकार ने शरण ली थी। रेनॉड ने उसी शाम इसे अपने मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रतिक्रिया तीव्र और प्रतिकूल था। कई मंत्री हंसे। एक ने इसे एक लाश के साथ विलय करार दिया। दूसरे ने सुझाव दिया कि यह फ्रांसीसी साम्राज्य पर कब्जा करने की ब्रिटिश चाल है। पेटेन, जो मंत्रिमंडल की चर्चाओं के दौरान ज्यादा तर चुप रहे थे, बोले। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव अस्वीकार्य है। फ्रांस खुद को सच्चाई का सामना करते हुए पाया। कैबिनेट की बैठक हुई और रेनॉड हार गए। उसी शाम उन्होंने पद छोड़ दिया। राष्ट्रपति अल्बर्ट ले ब्रून ने पेटेन को एक नया प्रशासन बनाने का काम सौंपा। पेटेन सहमत हो गए। नए प्रधानमंत्री के रूप में उनके शुरुआती कदम थे जर्मनी के साथ युद्धविराम प्रस्ताव के लिए स्पेन को मध्यस्थ हलंत के रूप में प्रस्तावित करना, फ्रांसीसी नौसेना को चर्चिल के अनुरोध के अनुसार ब्रिटिश बंदरगाहों की ओर न बढ़ने का आदेश देना और फ्रांसीसी जनता के लिए एक रेडियो प्रसारण तैयार करना। 17 जून को दोपहर 12:30 बजे पेटेन ने फ्रांस को संबोधित किया।
उनकी आवाज हालांकि वृद्ध और पतली थी, दृढ़ थी। फ्रांसीसी लोगों, उन्होंने शुरू किया। राष्ट्रपति के अनुरोध पर मैं आज से फ्रांस का शासन संभाल रहा हूं, अपनी अद्भुत सेना के प्रति प्रेम में विश्वास रखते हुए, जो अपने से भी बड़ी ताकत और हथियारों के साथ एक विरोधी से बहादुरी से लड़ रही है, और इस बात से भी आश्वस्त हूं कि उसके वीर प्रतिरोध ने हमारे सहयोगियों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया है, जिन पूर्व सैनिकों का नेतृत्व करने का मुझे सौभाग्य मिला है। उनके समर्थन में विश्वास रखते हुए और समस्त जनता के विश्वास में विश्वास रखते हुए मैं फ्रांस के दुख को कम करने के लिए अपना जीवन समर्पित करता हूं। हालांकि आज आपको यह सूचित करते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। हमें युद्ध बंद करना होगा, झुकना नहीं, संघर्ष बंद करना होगा। पूर्ण विराम। संक्षेप में, पेटेन फ्रांस में युद्ध की समाप्ति के लिए युद्ध विराम की याचिका दायर कर रहे थे। यह खबर लंदन में एक कैबिनेट बैठक के दौरान चर्चिल तक पहुंची। ब्रिटिश सरकार से पूर्व परामर्श किए बिना पेटेन ने युद्ध से फ्रांस की वापसी की घोषणा कर दी, जिससे ब्रिटेन को रेडियो प्रसारण के माध्यम से इसकी जानकारी मिली। तात्कालिक मुद्दा फ्रांसीसी नौसेना का विन्यास था, जो आकार में वैश्विक रूप से चौथे स्थान पर थी। यदि इन जहाजों का नियंत्रण जर्मनों के पास चला जाता तो नौसैनिक संतुलन में भारी बदलाव आता। जर्मनी और इटली मिलकर शाही नौसेना से ताकत में आगे निकल जाते। इससे भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर पर ब्रिटेन की कमान खतरे में पड़ सकती थी, जिससे संभावित रूप से एक नाकाबंदी हो सकती थी, जो द्वीप को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर सकती थी। चर्चिल फ्रांसीसियों से आग्रह कर रहे थे कि वे अपने बेड़े को ब्रिटिश बंदरगाहों पर या कम से कम जर्मन पहुंच से बाहर के उपनिवेशों में ले जाए। हालांकि पेटेन का प्रशासन इस अनुरोध को ठुकरा रहा था। फ्रांसीसी एडमिरलों का कहना था कि बेड़े को कभी भी जर्मनी के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया जाएगा, इसके बजाय इसे पहले डुबोया जाएगा। ऐसे परिणाम का जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं चर्चिल कार्रवाई कर रहे थे। कुछ ही हफ्ते होन में ब्रिटिश सैनिकों ने अल्जीरिया के मेरसल केबिर में फ्रांसीसी नौसैनिक दस्तों पर हमला कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एक 000 से ज्यादा फ्रांसीसी नाविक मारे गए, ताकि जहाजों को धुरी राष्ट्रों के नियंत्रण में आने से रोका जा सके। यह युद्ध के सबसे दर्दनाक फैसलों में से एक था, और इसकी शुरुआत पेटेन की युद्धविराम की अपील से हुई थी। हालांकि पेटेन की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद चर्चिल की तत्काल प्रतिक्रिया नौसैनिक रणनीति या सैन्य विश्लेषण के बारे में नहीं थी। यह किसी और जरूरी चीज के बारे में थी। क्या ब्रिटेन अकेले लड़ाई जारी रखेगा या वह फ्रांस के साथ बातचीत तय करेगा? चूंकि चर्चिल के अपने मंत्रिमंडल में भी बातचीत के जरिए शांति की वकालत करने वाली आवाजें उठ रही थी, इसलिए विदेश सचिव लॉर्ड हैलिफैक्स हफ्तों से इस बात की वकालत कर रहे थे कि ब्रिटेन को उपलब्ध शर्तों पर विचार करना चाहिए। फ्रांस की अनुपस्थिति में हैलिफैक्स का तर्क और भी ज्यादा मजबूत हो गया। लड़ाई क्यों जारी रखी जाए? ब्रिटेन कैसे जीत सकता है? सेना को न्यूनतम भार ही उपकरणों के साथ डनकर्क से निकाला गया था और वायु सेना संख्या में कम थी। जर्मनी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का कोई रास्ता नहीं था। समझदारी इसी में थी कि हिटलर शांति की कौन सी शर्तें प्रस्तावित कर सकता है, जबकि ब्रिटेन के पास अभी भी कुछ सौदेबाजी की शक्ति थी। हफ्तों से चर्चिल इस तर्क पर विचार कर रहे थे। अब जब फ्रांस आधिकारिक रूप से आत्मसमर्पण कर रहा था, तो उन्हें अपना रुख स्पष्ट रूप से स्पष्ट करना जरूरी था, न केवल अपने मंत्रिमंडल के लिए बल्कि संसद, ब्रिटिश जनता और दुनिया के लिए भी। पेटेन की घोषणा के बाद उन्होंने 18 जून को संसद को संबोधित किया। हाउस ऑफ कॉमन्स खचाखच भरा हो
आधा सदस्य गलियारों में खड़े थे, सीढ़ियों पर बैठे थे और हर उपलब्ध जगह में ठूंस ठूंस कर भरे हुए थे। उन्होंने इसे ब्रिटिश इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण माना। चर्चिल ने इस आपदा की भयावहता को हलंतविकार करते हुए शुरुआत की। उन्होंने कहा, फ्रांस की लड़ाई समाप्त हो गई है। ब्रिटेन ने अपना प्रमुख सहयोगी खो दिया था। फ्रांसीसी सरकार युद्ध विराम की मांग करने के लिए मजबूर थी। उन्होंने पेटेन की सीधे तौर पर आलोचना नहीं की। उन्होंने इस फैसले की पीड़ा, अपने देश को बर्बाद होते देखने के बोझ को महसूस किया। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्रिटेन उसी रास्ते पर नहीं चलेगा। चर्चिल ने घोषणा की, जैसा कि जनरल वेगन ने कहा था, फ्रांस का युद्ध समाप्त हो चुका है। मुझे लगता है कि ब्रिटेन का युद्ध निकट है। इस संघर्ष का परिणाम ईसाई सभ्यता के अस्तित्व, हमारे ब्रिटिश अस्तित्व, हलंत और हमारी संस्थाओं व साम्राज्य की दीर्घायु को निर्धारित करता है। दुश्मन की पूरी ताकत और शक्ति जल्द ही हम पर केंद्रित होगी। हिटलर को एहसास है कि उसे या तो हमें इस द्वीप पर तोड़ना होगा या खुद हारना होगा। वह और भी भावुक हो गए। अगर हम टिके रहे तो पूरा यूरोप आजादी पा सकता है और मानवता का मार्ग उज्जवल खुले क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। लेकिन अगर हम लड़खड़ा गए तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया, वह सब कुछ जिसे हम महत्व देते हैं और संजोते हैं, एक निराशाजनक नए युग में गिर जाएगा, जो विकृत विज्ञान की गलत चमक के कारण शायद और भी अंधकार में और अधिक लंबा होगा। और फिर उनकी सबसे प्रसिद्ध पंक्तियां आईं, जो ब्रिटेन के निर्णय का प्रतीक थी। हम अपने द्वीप की रक्षा करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। हम समुद्र तटों पर लड़ेंगे, हम खेतों और सड़कों पर लड़ेंगे, हम पहाड़ियों पर लड़ेंगे, हम कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। तो आइए हम अपने दायित्वों के लिए खुद को मजबूत करें और इस तरह से आचरण करें कि अगर ब्रिटिश साम्राज्य और उसका राष्ट्रमंडल एक सहस्राब हलंती तक भी डटे रहें, तो भी उन्हें याद रहे, यह उनका सर्वोच्च क्षण था। चर्चिल ने युद्धविराम के बारे में पेटेन से कोई बातचीत नहीं की। चर्चिल ने युद्धविराम के बारे में मार्शल से कभी सीधे बात नहीं की। पेटेन ने इस चर्चा को रोकने, निरंतर प्रतिरोध पर बहस को शांत करने और शांति स्थापित करने के लिए फ्रांसीसी सरकार का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। चर्चिल का यह बयान कोई कूटनीतिक संवाद नहीं अनुस्वर, बल्कि अपने लोगों और इतिहास के लिए एक घोषणा थी। फिर भी यह पेटेन के विचारों के अनुरूप था। यह विचार कि आगे संघर्ष व्यर्थ है, यह धारणा कि अस्तित्व के लिए हिटलर के साथ समझौता करना जरूरी है, यह विश्वास कि जब सैन्य स्थिति प्रतिकूल हो जाए तो हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। चर्चिल ने इन सभी धारणाओं को खारिज कर दिया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उन्हें जीत की गारंटी थी, उन्हें जीत की गारंटी नहीं थी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि सैन्य स्थिति अनिश्चित के अलावा कुछ और थी। यह वास्तव में ऐसा ही था। यह मानते हुए कि कुछ कारणों के लिए प्रतिरोध करना उचित है, तब भी जब परिस्थितियां निराशाजनक लग रही थी और नाजी जर्मनी के सामने आत्मसमर्पण करना किसी भी सैन्य क्षति से ज्यादा नुकसानदेह था। आगे की कार्रवाइयां सामने आईं। आने वाले दिनों और हफ्तों में ब्रिटेन ने अपनी हवाई सुरक्षा मजबूत की, आक्रमण की तैयारी की और फ्रांसीसी बेड़े को निष्क्रिय करने के लिए कठोर कदम उठाए। हालांकि निर्णायक प्रतिक्रिया पेटेन की युद्धविराम याचिका का उत्तर उन्हीं संसदीय शब्दों में दिया गया था, ब्रिटेन युद्ध जारी रखेगा, जरूरत पड़ने पर अकेले भी, जब तक जरूरी हो, चाहे कितना भी खर्च क्यों न हो। फ्रांस और चर्चिल के बीच का अंतर इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता था। पेटेन का मानना था कि युद्ध बंद करके वह फ्रांस की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने अगले 4 वर्षों तक विची फ्रांस पर शासन किया, जर्मन कब्जे में सहयोग किया, यह मानते हुए कि वह फ्रांस की मुश्किल हेन कम कर रहे हैं। चर्चिल का मानना था कि ब्रिटेन को केवल तत्काल
सैन्य परिदृश्य की परवाह किए बिना संघर्ष जारी रखकर ही बचाया जा सकता है। इतिहास उनके बारे में अलग अलग फैसले देगा। जून 1940 में वर्दन के नायक कहे जाने वाले पेतेन को राजद्रोह का दोषी पाते हुए जेल में मृत्युदंड मिला। दूसरी ओर चर्चिल प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में उभरे, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो तब भी आत्मसमर्पण के खिलाफ अड़े रहे जब ऐसा करना तर्कसंगत लगता था। हालांकि उस समय परिणाम स्पष्ट नहीं था। चर्चिल का भाषण दृढ़, प्रेरणादायक और अविस्मरणीय था। सैन्य दृष्टिकोण से भी यह भ्रम की सीमा तक प्रतीत हुआ। ब्रिटेन के पास महाद्वीप पर आक्रमण करने में सक्षम सेना का अभाव था। सोवियत संघ अभी भी जर्मनी के साथ गठबंधन में था। अमेरिका तटस्थ रहा और उसने हस्तक्षेप करने के कोई संकेत नहीं दिखाए। ब्रिटिश साम्राज्य विशाल था लेकिन अपर्याप्त रूप से संरक्षित था। रॉयल एयर फोर्स लहू फहलन वहा फहे नुक्ता से पिछड़ गई थी। सभी संकेत पेतेन की बात की ओर इशारा कर रहे थे। आगे बढ़ना निरर्थक लग रहा था। युद्ध हार होगा था। जब तक संभव था शांति स्थापित करना ही विवेकपूर्ण विकल्प था। चर्चिल ने एक ऐसे निर्णय पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया जो इसके बिल्कुल विपरीत था। चर्चिल ने हालात सुधरने तक ब्रिटेन के लक्ष्य हीलेपन पर दांव लगाया था, यह मानते हुए कि हिटलर गलती करेगा, अमेरिका अंततः संघर्ष में शामिल हो सकता है, जर्मन सोवियत गठबंधन टिक नहीं पाएगा, इंग्लिश चैनल और ब्रिटिश दृढ़ संकल्प आक्रमण को रोक देंगे और स्पष्ट विजय पथ के बिना भी आत्मसमर्पण करने के बजाय युद्ध करना बेहतर होगा। यह एक बहुत बड़ा जोखिम था। अगर 1940 की गर्मियों में ब्रिटेन पर आक्रमण हुआ होता तो चर्चिल को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में हेन देखा जाता जिसने एक व्यवहार्य शांति को अस्वीकार कर दिया और अपने देश को बर्बादी की ओर ले गया। दूसरी ओर पेटेन को एक चतुर राजनेता के रूप में सराहा जाता जिसने फ्रांस को पूर्ण विनाश से बचा ली। हालांकि परिणाम ऐसा नहीं हुआ। आरएएफ ने ब्रिटेन की लड़ाई जीत ली। हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण करने पर ध्यान केंद्रित किया। जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया जिससे अमेरिका युद्ध में घस हिट गया। संघर्ष धीरे धीरे बड़ी कीमत पर आगे बढ़ा और जून 1940 में चर्चिल की अवज्ञा वह निर्णायक क्षण बन गई जब युद्ध हार सकता था, लेकिन हार नहीं मानी गई। चर्चिल और पेटेन के बीच के रिश्ते ने इस त्रासदी का ही जटिल प्रकृति में योगदान दिया। वे कई वर्षों से एक दूसरे को जानते थे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चर्चिल की पेटेन से मुलाकात हुई थी। वह पेटेन की सैन्य उपलब्धियों के प्रशंसक थे। वह पेटेन के अनुभव की गहराई और वर्दन में उनके द्वारा अनुभव किए गए गहन प्रभाव को समझते थे। पेटेन फ्रांस को फिर से तबाह होने से बचाने के लिए प्रतिबद्ध थे, लेकिन चर्चिल को लगा कि पेटेन ने उस घटना से सीखीगा इस बात को गलत समझा है। हालांकि खाइयां भयानक थी और हताहतों की संख्या बहुत ज्यादा थी, फिर भी फ्रांस ने प्रथम विश्व युद्ध में डटे रहकर, धीरज धरकर और उम्मीद खो जाने पर भी आत्मसमर्पण न करके विजय प्राप्त की। पेटेन को इस कीमत का सदमा लगा। चर्चिल को इस जीत की याद आ गई। अंतिम हार से पहले रेनॉल्ड को लिखे एक पत्र में चर्चिल ने उत्तरी अफ्रीका से संघर्ष जारी रखने का सुझाव दिया था। 1914-1918 फ्रांस, जिसने पिछले युद्ध के सबसे कठिन क्षणों में अपनी लचीलापन और लड़ाकू भावना का प्रदर्शन किया था, को ब्रिटिश साम्राज्य के लिए उसके साथ संघर्ष में पूरी तरह से शामिल होने के लिए समान दृढ़ता का प्रदर्शन करना चाहिए। उन्होंने 1914-1918 फ्रांस का आह्वान किया। वर्दन के रक्षक, पेरिस के संरक्षक जब हार अपरिहार्य लग रही थी। हालांकि यह 1940 का फ्रांस नहीं था। तीसरा गणराज्य, आंतरिक कलह, वित्तीय संघर्ष और
पिछले युद्ध द्वारा दिए गए मनोवैज्ञानिक घावों के आगे झुक गया था। फ्रांसीसी सैन्य रणनीति का उद्देश्य रक्षात्मक रणनीति के माध्यम से हताहतों की संख्या को सीमित करना था, जिससे दुश्मन को अपनी जमीन के हर इंच की कीमत चुकानी पड़े। लेकिन जर्मनों ने इन सुरक्षाओं को दरकिनार कर दिया और इसके बजाय एक मोबाइल युद्ध में लगे रहे। यह असमानता हिटलर के बारे में उनके विचारों से उपजी थी। पेटेन ने जर्मनी के साथ बातचीत के एक अवसर की कल्पना की थी, युद्धविराम के बाद उदार शांति शर्तों की उम्मीद करते हुए, यह मानते हुए कि कब्जा किया हुआ फ्रांस कुछ सम्मान और स्वशासन बनाए रख सकता है। उनकी यह धारणा गलत साबित हुई। विची शासन एक कठपुतली राज्य में तब्दील हो गया, जिसने नरसंहार में सहयोग किया। जर्मन उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले प्रतिरोध सेनानियों का पता लगाया और फ्रांसीसी सन प्रभुता का ढोंग रचा। हालांकि चर्चिल को हिटलर के साथ बातचीत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। उनका मानना था कि कोई भी शांति क्षणभंगुर होगी। फ्रांस के आत्मसमर्पण के माध्यम से नाजी जर्मनी की जय की प्यास को शांत करने के लिए अपर्याप्त वह सही थे। हिटलर की ब्रिटेन की स्वतंत्रता को बर्दाश्त करने की कोई योजना नहीं थी। प्रस्तावित शांति शर्तों में निरस्त्रीकरण, बेरे का आत्मसमर्पण और ब्रिटेन को एक जर्मन उपग्रह में बदलना शामिल होता। दुविधा युद्ध और शांति के बीच नहीं थी, यह तब लड़ने और बाद में कठोर परिस्थितियों में लड़ने के बीच थी। इसलिए जब पेटेन ने युद्धविराम का अनुरोध किया तो चर्चिल की प्रतिक्रिया मुख्य रूप से पेटेन पर लक्षित नहीं थी। यह भाषण ब्रिटिश जनता के लिए था, जो आगे आने वाली कठिनाइयों के लिए तैयार थी। बमबारी, राशन, हताहत, अनिश्चित अंत के साथ लंब हा संघर्ष। उनका संदेश सीधा था, हम लड़ते हैं किसी विजय रणनीति, अनुकूल सैन्य परिस्थितियों या सफलता के विश्वास के कारण नहीं। हम लड़ते हैं क्योंकि इसका विपरीत असहनीय है। हम लड़ते हैं क्यों ही हिटलर के सामने आत्मसमर्पण करने का मतलब है हमारी हर उस चीज का अंत जिसे हम संजोते हैं। हम लड़ते हैं क्योंकि कुछ चीजें हैं जिनके लिए मरना उचित है, तब भी जब जीत का रास्ता स्पष्ट न हो। इस संदेश को पेटेन ने खारिज कर दिया। मार्शल, जिन्होंने खाइयों में असंख्य हताहतों को देखा था, जिन्होंने वर्दन में कमजोर सेनाओं का नेतृत्व किया था, अगर परिणाम अपरिहार्य लग रहा था तो फ्रांस को एक और विनाशकारी युद्ध में धकेलना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। चर्चिल भी, जिन्होंने खाइयों को देखा था, जिन्होंने दोस्तों और साथियों को खोया था। आत्मसमर्पण की कीमत युद्ध की कीमत से भारी थी। दोनों ही व्यक्ति अपने तथ्यों में सटीक थे। फ्रांस पराजित हो चुका था, सैन्य स्थिति निराशाजनक थी, निरंतर युद्ध का अर्थ था और अधिक विनाश, अधिक क्षति और लंबी पीड़ा। ये निर्विवाद सत्य थे। उनकी असहमति इन तथ्यों की उनकी व्याख्या में निहित थी। पेटेन समझौते के पक्षधर थे, जबकि चर्चिल प्रतिरोध के पक्षधर थे। 18 जून को चर्चिल का भाषण सुनने के बाद ब्रिटिश जनता ने अपना निर्णय लिया। वे चर्चिल का साथ देंगे, वे लड़ाई जारी रखेंगे, वे बमबारी, राशनिंग, हताहतों और अनिश्चितता के वर्षों का सामना करेंगे। वे बेहतर दिनों की प्रतीक्षा करेंगे, चाहे कितना भी समय लगे। फ्रांस के आत्मसमर्पण पर ब्रिटेन की प्रतिक्रिया यह थी, नेताओं के बीच संवाद नहीं, बल्कि साहस, कर्तव्य और प्रतिरोध की क्षमता के बारे में उनकी धारणाओं में गहरा अंतर। पेटेन ने युद्धविराम की मांग की क्योंकि उन्हें लगा कि फ्रांस को बचाने का यही एकमात्र उपाय है। चर्चिल ने अनुपालन से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह ब्रिटेन के पतन का एकमात्र तरीका है। दोनों नेताओं का उद्देश्य अपने राष्ट्रों की रक्षा करना था। दोनों ने कर्तव्य और उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य किया। इतिहास चर्चिल को एक नायक और पेटेन को एक सहयोगी के रूप में याद करता है। हालांकि जून 1940 में दोनों में से कोई भी परिणाम निश्चित नहीं था। चर्चिल ने
ब्रिटेन की आत्मरक्षा की क्षमता पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। पेटेन ने जर्मनी के उचित शांति शर्तों के वादे पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। चर्चिल अपने दांव में सफल रहे। पेटे न हार गए और उनके बीच का अंतर, जिसने चर्चिल के प्रतिरोध को विजयी और पेटेन के आत्मसमर्पण को खेदजनक बना दिया, वह था विरोधी और हार के सार के बारे में उनका दृष्टिकोण। जब पेटेन ने युद्धविराम की घोष ना की तो उनका उद्देश्य फ्रांस को विनाश से बचाने के लिए संघर्ष को रोकना था। इसके विपरीत जब चर्चिल ने अपना सर्वश्रेष्ठ भाषण दिया तो उन्होंने एक ऐसी लड़ाई शुरू करने की कोशिश की जो ब्रिटेन को अधीनता से बचाए। दोनों ही संरक्षण का विकल्प चुन रहे थे। केवल एक ही कथन सही साबित हुआ। पेटेन के युद्धविराम के अनुरोध के जवाब में चर्चिल का यह रहस्यमय उद्धरण राजनीतिक पत्राचार या निजी चर्चा ओ में सामने नहीं आया, बल्कि यह चर्चिल के संसद में दिए गए भाषण में अंतर्निहित था, जो उनके दृढ़ संकल्प और हार को अपरिहार्य मानने की उनकी अनिच्छा को दर्शाता था। मूलतः उन्होंने घोषणा की, आप झुक सकते हैं, हम नहीं झुकेंगे। आप युद्ध को हारा हुआ मान सकते हैं, हम नहीं। आप समझौता करना समझदारी मान सकते हैं, हमारा मानना है कि अवज्ञा हमारा कर्तव्य है। उसके बाद 1 साल तक ब्रिटेन हिटलर के अथक हमलों के बीच अड़िग रहा। उस दिन की आशा करता रहा जब असंभव वास्तविकता बन जाएगा और जीत हासिल की जा सकेगी। यह चर्चिल की प्रतिक्रिया थी। पेटेन को एक संदेश नहीं, बल्कि इतिहास के लिए एक बयान कर। कुछ लड़ाइयां तब भी लड़ने लायक होती हैं जब जीत अप्राप्य लगती है। कुछ मूल्य निरर्थकता प्रतीत होने पर भी सुरक्षित रखने लायक होते हैं। कुछ विरोधियों का सामना हर हाल में करना ही होगा। यह वह प्रतिक्रिया थी जिसने ब्रिटेन को बख्श दिया, विची फ्रांस की निंदा की तथा आत्मसमर्पण और प्रबल शक्ति के विरुद्ध प्रतिरोध के बीच अंतर को स्पष्ट किया।